हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, एसी एंड डीसी। अब सवाल ये उठता है कि ये टॉपिक पढ़ना जरूरी क्यों है, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं टॉपिक। क्योंकि भाई इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, और इलेक्ट्रिक जनरेटर पे बोर्ड एग्जामिनेशन में कई सारे सवाल आते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको तभी समझ में आएगा जब आप एसी और डीसी समझ लोगे। तो इस सेशन में हमें पढ़ना है क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो इस सेशन का टारगेट हो गया सेट, तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का ये सेशन भी। तो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ। ठीक है, अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, चलो करंट के बारे में तो हमें बहुत सारी नॉलेज है, ऑल्टरनेटिंग वर्ड का क्या मतलब होता है? ऑल्टरनेटिंग मतलब वर्ड का मतलब होता है चेंज, किसी भी तरह का चेंज। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वीक में ऑनलाइन क्लासेस आपकी कब कब लगती हैं, तो आप बोलोगे कि मैम हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है MWF में लगेगी या TTS में लगेगी, मंडे वेंसडे फ्राइडे लगेगी या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे लगेगी। यानी कि अलग अलग दिन लग रही है आपकी क्लासेस, कभी मंडे को, कभी वेंसडे को, कभी सैटरडे को, अलग अलग दिन लग रही है। यानी कि जो डेज हैं आपके वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसीलिए आप क्या बोलते हो कि ऑल्टरनेट डेज पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो ऑल्टरनेट से मतलब क्या, मुझे समझ में आया कि किसी तरह का भाई चेंज हो रहा है। अब अगर ये वर्ड लगा हुआ है करंट के साथ, तो इससे मैं क्या मतलब निकालूंगी कि यहाँ पे चेंज तो हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? करंट चेंज हो रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? एक ऐसा करंट जो कि चेंज होता है। अब करंट के पास है क्या चेंज होने के लिए? एक है उसके पास क्या, मैग्नीट्यूड। हम ये देख रहे हैं ना, हमने ये तो समझ में आ गया हमें कि भाई करंट जो चेंज होगा उसे हम कहेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। अब चेंज क्या होगा? तो भाई करंट के पास जो भी चीजें होंगी वही चेंज होंगी। कौन कौन सी चीजें उसके पास? पहले हमने बोला करंट के पास है उसका मैग्नीट्यूड, फिर इसके बाद में हमने बोला उसके पास क्या है, उसका डायरेक्शन। क्या है उसका भाई? उसके पास है उसका डायरेक्शन। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, यानी कि एक ऐसा करंट जो चेंज हो रहा है, तो वो चेंज किस में होगा? वो चेंज होगा करंट के मैग्नीट्यूड में और उसके डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? एक ऐसा करंट जो कि अपने मैग्नीट्यूड में और अपने डायरेक्शन में क्या करता है, चेंज करता है। इसीलिए उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? शॉर्ट में लिखते हैं हम इसे एसी। आई आपको बात समझ में? एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या करता है, टाइम के साथ चेंज होता है, और जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, रिवर्स होगा। भाई करंट के अभी तक हमने 2 ही डायरेक्शन तो पढ़े हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज। तो एक ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, पीरियोडिकली रिवर्स कर रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इसे डिनोट करते हैं हम किसके साथ, एसी के साथ। अगर हम एसी करंट का एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें टाइम के साथ, हमने क्या बोला कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ क्या करता है, चेंज करता है। तो अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ हम क्या करें, एक ग्राफ बना करके देखें, तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलने वाला है, कुछ इस तरह की हमें वेव मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? हमें वेव मिलने वाली है। क्या ये इस तरह की वेव हम पहली बार देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, हम क्लास 10th में हैं, क्लास 9th को ही तो कवर करके आए हैं ना क्लास 10th में। तो क्लास 9th में हमने इस तरह का कर्व, इस तरह की वेव हमने पढ़ी है। कहां पढ़ी है भाई? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था साउंड के चैप्टर में, फ्रीक्वेंसी में।
कहाँ पढ़ा था हमने? साउंड चैप्टर में, फ्रीक्वेंसी में हमने ये टॉपिक, इस तरह का कर्व हमने देखा था। अभी हम उस पर भी आएंगे, पहले अभी हम थोड़ी कर्व के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग करंट और टाइम के बीच में हमने जब ग्राफ बनाने की कोशिश करी तो हमें इस तरह की एक वेव मिली। भाई इस तरह की वेव हमें बताती क्या है? चलो एक मैं काम करती हूँ, यहाँ पे एक जो है ना सर्किट ही बना लेते हैं। कैसे बनेगा सर्किट? मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक बल्ब है, बल्ब का मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया है। बल्ब के अक्रॉस मैंने क्या करा है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा दिया है। ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया मैंने, और उस ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका क्या होगा, एक सर्कल और उसके अंदर वेव। ये वेव कहां से आई है? ये इस ग्राफ से ही आई है। भाई ऑल्टरनेटिंग करंट और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा बन रहा था, एक हमें वेव मिल रही थी, यही वेव को मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल के अंदर एनक्लोज कर दिया, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या बन गया, ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, हमारे पास एक बल्ब था और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा दिया। अब सपोज इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, 5 एम्पियर्स करंट फ्लो होगा। तो क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद में 5 एम्पियर करंट हमारे इस सर्किट में फ्लो हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद में क्या होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट, ये डायरेक्शन हो गया ऑपोजिट। अब करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, अब कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो पहले ही सेकंड में क्या हुआ, पहले सेकंड में हमने बोला कि 5 एम्पियर करंट जो है वो कैसे बहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर नेक्स्ट सेकंड में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ही करंट ने क्या करा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। चेंज करके कैसा कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज कर लिया। ठीक है, फिर कैसा हो गया, करंट कितना फ्लो होने लगा, मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट हो गया। अब अगर इस चीज का मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसे आएगा, कि पहले टाइम में मैंने बोला कि मेरा करंट, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस कोई भी बैटरी या कोई भी करंट का सोर्स लगाते हैं और अगर हम मान के चलते हैं कि उस सर्किट में 5 एम्पियर का करंट जो है मैक्सिमम फ्लो करेगा, तो अचानक से एकदम से जो है करंट 5 एम्पियर नहीं पहुंच जाएगा ना। पहले कैसा होगा, करंट 0 होगा, फिर स्टेप बाय स्टेप 1 पे पहुंचेगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर मैक्सिमम 5 एम्पियर तक पहुंचेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक पहुंचा, मैक्सिमम 5 एम्पियर्स तक पहुंच गया, 5 एम्पियर्स तक पहुंचा। अब क्या होगा, 5 से दोबारा कहां आएगा, 0 पे आएगा। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अभी यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे अभी करंट का डायरेक्शन सेम है। वैसे तो अगर इस जो हमने बनाया था सर्किट, इसमें देखा जाए तो आपको इस केस में मैग्नीट्यूड चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है ना। आपने क्या देखा कि एक सेकंड में क्या हुआ, करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुआ। ये इधर पे पहले करंट कैसे फ्लो हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुआ, मैक्सिमम 5 एम्पियर तक फ्लो हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, करंट ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली, चेंज कर दी, और अब वो कैसे बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है। पहले क्लॉकवाइज में था, अब कैसे बहने लगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहने लगा। तो देखा जाए तो इस केस में अभी हमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होते हुए दिख रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ ही नहीं, बिल्कुल हुआ है। ऐसे समझ में आ रहा है कि जैसे ही हमने बल्ब के अक्रॉस या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस आपने एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया, तो क्या होगा, 5 एम्पियर करंट अचानक से नहीं बहने लगेगा सर्किट में, 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होने के बाद मैक्सिमम 5 एम्पियर तक पहुंचेगा, फिर 5 से कहां आएगा, 0 पे आएगा। और इस 0 to 5, 5 to 0 होने के दौरान करंट का डायरेक्शन क्या है, अभी एक ही है। सपोज यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अभी क्या है, क्लॉकवाइज ही चल रहा है। यहाँ पे अभी करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज ही है। फिर क्या होगा, फिर अगले सेकंड में करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया और वो कैसे बहने लगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कैसे फ्लो होगा, पहले वो 0 से स्टार्ट होगा, फिर 5 एम्पियर तक पहुंचेगा, फिर कहां आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। इसी तरह से ये साइकिल क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी चेंज होते हुए दिख रहा है और अब आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज होते हुए दिख रहा है। आप ऑल्टरनेटिंग सोर्स क्या, आप एक बल्ब के अक्रॉस, ठीक है, सपोज आपके पास एक बल्ब है और इस बल्ब के अक्रॉस आप एक बैटरी भी लगा दो,
करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन करंट हम बोलते हैं कि अचानक से 10 एम्पियर नहीं हो जाएगा, पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर 10 होगा, 10 के बाद में फिर से जो है ना 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे होगा। फिर क्या हुआ, करंट दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया है। खुद ही दिमाग लगाओ ना, जैसे हमने क्या करी, सीढ़ियां चढ़ी, अब हमें अपनी डायरेक्शन को, सीढ़ियां चढ़ के आप कहां गए, नीचे से ऊपर की तरफ गए। अब आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे पे आना है। तो क्या आप डायरेक्टली आकर के कूद जाओगे क्या, या वापस स्टेप बाय स्टेप नीचे आओगे? अगर 1-2 सीढ़ी होंगी तो आप दोबारा डायरेक्टली कूद भी सकते हो हाइट से ग्राउंड पे। लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर आप चढ़ गए हो, काफी सारी सीढ़ियां हैं, काफी सारी स्टेप्स हैं, तो आप क्या करोगे, नीचे से ऊपर गए हो, ऊपर से नीचे अगर वापस आना है तो सीढ़ियों के थ्रू ही आओगे, स्टेप बाय स्टेप आओगे, डायरेक्टली कूद नहीं जाओगे। तो इसी तरह क्या हुआ, करंट को अपना डायरेक्शन चेंज करना था, इसके लिए क्या किया, पहले 5 एम्पियर तक बहा, 5 से दोबारा 0 पे आया, नीचे आया, इसके बाद में उसने अपना डायरेक्शन क्या किया, चेंज किया। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट का हम टाइम के साथ ग्राफ बना सकते हैं। और इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिनुसाइडल कर्व। ठीक है, क्या कहते हैं, सिनुसाइडल कर्व कहते हैं। नाम अच्छा लगे तो याद रख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके तो पढ़ना ही है। ये हमने समझ लिया। अब आ जाओ किस पे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस तरह का कर्व हमें पहली बार तो दिख नहीं रहा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं भाई, फ्रीक्वेंसी के केस में पढ़ चुके हैं, साउंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी में हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो हमें 1 सेकेंड में दिख रही हैं, और टू बी मोर स्पेसिफिक टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वेव। क्या ये कंप्लीट वेव है, बिल्कुल कंप्लीट वेव है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को छुपा लूं तो क्या अब मेरी ये वेव कंप्लीट होगी, नहीं। अगर मुझे कंप्लीट वेव बोलनी है तो मेरे पास 2 ट्रायंगल्स होने चाहिए। ये क्या है, एक कंप्लीट वेव है, 1 कंप्लीट वेव। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन 1 सेकेंड, या पर यूनिट टाइम में कितनी नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स मिल रही है, वो हो जाएगी क्या, फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि पर सेकेंड में ऑल्टरनेटिंग करंट की कुछ इस तरह की टोटल नंबर ऑफ वेव्स देखने को मिलती हैं। कितनी मिलती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 50 वेव्स। तो अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की 1 सेकेंड में 50 कंप्लीट वेव्स आपको मिलेंगी, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज। और जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज ही होती है। हम इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही यूज करते हैं। विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में ये फ्रीक्वेंसी जो है ना बढ़ भी जाती हैं, 60 भी हो जाती है, 65 भी हो जाती है, लेकिन इंडिया में हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कि 1 सेकेंड में हमें ऑल्टरनेटिंग करंट की इस तरह की 50 वेव्स, टोटल 50 वेव्स हमें देखने को मिलती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फ्रीक्वेंसी से, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे ये बता पाओगे कि 1 सेकेंड में अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की आपको 50 कंप्लीट वेव दिख रही हैं, मिल रही हैं, तो 1 सेकेंड में ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन कितने बार चेंज करेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए 100 टाइम्स। 1 सेकेंड में हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट कितने बार डायरेक्शन चेंज करेगा? 100 टाइम्स। कैसे? ये देखो जरा, पहले करंट कैसा हुआ, 5 एम्पियर तक गया, फिर 0 आया, फिर उसने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ये जब हमको एक कंप्लीट, बेसिकली हमें एक कंप्लीट वेव क्या बता रही है, एक कंप्लीट वेव हमको ये बता रही है कि करंट ने अपना डायरेक्शन कितने बार चेंज किया? 2 बार चेंज किया। एक कंप्लीट वेव हमें क्या बता रही है कि करंट ने अपना डायरेक्शन 2 बार चेंज किया। पहले वो एंटी क्लॉकवाइज गया था, फिर इसके बाद में वो क्लॉकवाइज गया। तो एक वेव ने क्या बताया कि करंट का डायरेक्शन कितने टाइम्स चेंज हुआ है? 2 टाइम्स करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है। और हम बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 1 सेकेंड में हमें 50 ऐसी कंप्लीट साइकिल्स या 50 ऐसी कंप्लीट वेव्स मिलने वाली हैं। तो अगर एक वेव में 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो 50 वेव्स में कितने बार चेंज होगा? तो 50 × 2 × 100 टाइम्स।
एक वेव में अगर 2 बारी करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो 50 वेव्स में टोटल कितने बार होगा? 50 इंटू 2 दैट इज 100 टाइम्स। तो एक सेकेंड में, इसीलिए मैं बोल रही थी कि करंट क्या कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, क्योंकि इस चीज से हमने क्या समझा कि करंट एक बार में अपना डायरेक्शन कितने बार चेंज कर रहा है? 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो सोचो, एक पूरा सेकेंड भी नहीं लेता करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, इतने जल्दी पलट जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में काम होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बोल रही थी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में करंट जो है ना क्लॉकवाइज आ रहा था, फिर एंटी क्लॉकवाइज चला गया, कुछ इस तरीके से। तो पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक वेव में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है करंट की, तो हम बोलते हैं कि 50 वेव में कितने बार चेंज होगी? तो 50 इंटू 2 दैट इज 100 टाइम्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में इतना ही। अब हम बात करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमको इनके बीच का डिफरेंस भी पता करना है। फिर इसके बाद में बारी आती है डायरेक्ट करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑपोजिट कर दो। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या हो रहा था? डायरेक्शन चेंज हो रहा था करंट का, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा था। लेकिन हमारा जो डायरेक्ट करंट है ना, ये बहुत सीधा साधा है। ये डायरेक्ट करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये क्या करे, अपना जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर दे, इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो जाए, लेकिन अपना डायरेक्शन तो कभी ये चेंज नहीं करने वाला। तो एक ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, सेम रहता है, मैग्नीट्यूड कभी कभार जो है ना वेरिएबल हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उस टाइप के करंट को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट करंट कहेंगे। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट हम करते हैं डीसी से, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, फिर इसके बाद में अब अच्छा, डीसी के सोर्सेज कौन होते हैं? डायरेक्ट करंट के सोर्सेज क्या है? जो हम अपने टॉर्च लाइट वगैरह में, फ्लैश लाइट वगैरह में जो बैटरी लगाते हैं, ड्राई सेल लगाते हैं, वो सब किसके सोर्स हैं? और डीसी जनरेटर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप लोग एसी डीसी समझोगे नहीं ठीक से तो आपको जनरेटर समझ में नहीं आएगा। तो डीसी करंट कौन प्रोड्यूस करेगा? डीसी जनरेटर प्रोड्यूस करेगा। आई आपको बात समझ में? अब डीसी और एसी के बीच में डिफरेंसेस क्या है? एक बात समझो, करंट है, करंट का काम क्या है? शॉक देना। ऑल्टरनेटिंग करंट भी शॉक देगा और डायरेक्ट करंट भी शॉक देगा। करंट को इससे मतलब नहीं होता कि हम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या नहीं, या हम अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं या नहीं। करंट मतलब करंट, करंट तो क्या करेगा? शॉक देगा ही देगा। शॉक देने की जो टेंडेंसी है ना, एसी और डीसी दोनों की होती है, लेकिन अलग अलग टाइप के शॉक देते हैं। कैसे भाई? हमारा जो एसी होता है ना, वो पता है कैसा शॉक देता है? वो देता है अट्रैक्टिव। ए फॉर एसी, ए फॉर अट्रैक्टिव। एसी कैसा शॉक देता है? अट्रैक्टिव। और डीसी कैसा देता है? रिपल्सिव देता है। ठीक है, मूवीज में आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई विलन अगर एक वायर को छू ले तो वो उससे पकड़ा ही रहता है, वो उसको छोड़ नहीं पाता, उससे जाकर के चिपक ही जाता है। कितना भी शॉक क्यों ना लगता रहे, विलन जो है अपना हाथ उस तार से हटा नहीं सकता। और अगर हम अपने घर की बात करें, कभी अगर हमें किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छू करके, या अगर गलती से सॉकेट में उंगली चली गई, तो सॉकेट में जैसे ही हम अपनी उंगली डालेंगे करंट लगेगा, झटका लगेगा, शॉक लगेगा। लेकिन शॉक ऐसा नहीं लगता कि हम विलन की तरह क्या करें, टीवी के विलन की तरह उससे जाकर के चिपक जाएं। हम बकायदा अपना हाथ जो है ना वहां से हटा लेते हैं। भाई जैसे समझ में आएगा कि अरे शॉक लग रहा है, तुरंत क्या करेंगे? हम अपना हाथ हटा लेंगे। लेकिन टीवी वाले जो विलन्स होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। एक बार तार से चिपके तो चिपके। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो टीवी वाला विलन है ना, उसने डेफिनेटली क्या किया है? ऑल्टरनेटिंग करंट को पकड़ लिया है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? अट्रैक्टिव शॉक देता है। बिजली का झटका कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव, कि एक बार पकड़ा तो छुड़ाए नहीं, छूट रहा। और डीसी कैसा देता है शॉक? रिपल्सिव देता है। अगर हम अपनी उंगली डाल भी ले सॉकेट में, जो कि नहीं डालना है, तो क्या होगा? झटके से हम अपनी उंगली हटा भी लेते हैं। जैसी समझ में आता है हम उंगली हटा लेते हैं। तो एडवांटेज क्या हो गया डीसी का ओवर एसी, कि डीसी जो है इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता, हार्मफुल तो है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि अगर झटका लग रहा है तो हम अपना हाथ नहीं हटा पा रहे हैं। और एसी के साथ क्या होता है? ये बहुत डेंजरस होता है, अट्रैक्टिव शॉक होता है, इंसान हट ही नहीं पाता उससे।
तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मेजर एडवांटेज हो गया डीसी का ओवर एसी। लेकिन इतना बड़ा एडवांटेज है डीसी का ओवर एसी, फिर भी हमारे यहां एसी जो है ऑल्टरनेटिंग करंट वो ज्यादा यूज होता है। मेजर एडवांटेज है डीसी का ओवर एसी, लेकिन फिर भी अधिकतर हम किसका यूज करते हैं? हमारी कंट्री में कौन यूज हो रहा है भाई? ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज हो रहा है। ऐसा क्यों? देखो, हमारे घरों में बिजली जो आती है, जाहिर है कहां से आती है? इलेक्ट्रिसिटी कहां आती है? पावर हाउस से आती है। पावर हाउस में कहां से आएगी? जहां कहीं जो है इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट होगा, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती होगी, उस प्लांट से कहां जाती है? पावर सोर्स में जाती है। पावर हाउस से जाने के बाद कहां आती है? हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये चीज आपको क्लियर है? तो ऐसा तो है नहीं ना कि बिल्कुल हमारा ये रहा हमारा घर और हमारे घर की पड़ोस वाली बिल्डिंग में क्या है? पावर हाउस है, और उसके पड़ोस वाली बिल्डिंग में क्या है? प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी का। कि कम डिस्टेंस ट्रेवल करके इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर तक आ रही है। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हमारे घर से बहुत दूर कहीं होता है पावर हाउस, और पावर हाउस से कहीं बहुत दूर होता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लांट होता है, वो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इतना लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है करंट का, जहां से बन रही है वहां से जाएगी पावर हाउस में, पावर हाउस से जाएगी हमारे घर तक। तो इतना जो लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें क्या होता है? अगर वो एसी करंट है, एसी करंट अगर बन रहा है, पावर हाउस में जा रहा है, हमारे घर तक आ रहा है, तो एसी करंट के ट्रांसमिशन में जो एनर्जी लॉस है वो कैसा होता है? वो काफी कम होता है। एनर्जी लॉस कैसा होगा? काफी कम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डीसी की, अगर डीसी करंट किसी पावर प्लांट में प्रोड्यूस हो रहा है, पावर हाउस तक जा रहा है, पावर हाउस से हमारे घर तक आ रहा है, तो इतने लॉन्ग ट्रांसमिशन में इस केस में एनर्जी लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एनर्जी लॉस कैसा होगा? डीसी करंट के ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा होगा, और एसी करंट के ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉस काफी कम होता है। इसीलिए इसी एनर्जी लॉस के कारण हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज करते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज करते हैं। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा हाँ, ये ग्राफ तो हमने देखा ही नहीं। ये क्या है भाई? ये है डायरेक्ट करंट का ग्राफ। करंट को हमने बना दिया है किसके साथ? टाइम के साथ एक ग्राफ। इसका ग्राफ आप देख रहे हैं, आपको कैसा मिल रहा है? कांस्टेंट मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? क्योंकि डायरेक्ट करंट होता क्या है? डायरेक्ट करंट अपने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, कभी कभार उसको अपना जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज करना पड़ता है, डायरेक्शन तो बिल्कुल चेंज नहीं करना पड़ता। तो देखो, इसलिए इसका ग्राफ कैसा मिल रहा है? कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के बीच में, वो आप देख लो। क्या क्या है वो डिफरेंसेस? सबसे पहले तो डेफिनेशन, ये क्या है? ये हम बात कर रहे हैं एसी की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीसी की। तो यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, पीरियोडिकली रिवर्स होगा, यहाँ पे सेम होने वाला है। ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉजेज ऑफ फ्लो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है रोटेटिंग अ कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको अभी के लिए छोड़ दो, ये जब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स पढ़ लेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था एसी की कितनी होती है? 50 to 60 हर्ट्ज होती है, और इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट्स कहां होता है भाई? बाय डायरेक्शनल, यानी कि एसी करंट में भाई करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि करंट दो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या? कि इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे फ्लो हो रहे हैं? दो डायरेक्शंस में। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है? बाय डायरेक्शनल होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। यहां पे कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होगा। इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, जिसके कारण करंट भी क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? नेक्स्ट पॉइंट होता है ट्रांसमिशन का, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये है एक डीसी का केस, और ये है क्या? एक एसी का केस। डीसी में हम बोलते हैं कि जो ट्रांसमिशन होता है, जहां बिजली बन रही है पावर प्लांट से, जहां बिजली आ रही है पावर हाउस तक, फिर इसके बाद में हमारे घरों तक। तो इतना जो लॉन्ग ट्रांसमिशन है, इस ट्रांसमिशन में क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। ज्यादा किसमें होता है?
डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट के केस में। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट का जब ट्रांसमिशन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, इसके टाइम पे एनर्जी लॉस होता है लेकिन काफी कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। इसीलिए जो एसी करंट है इतना डेंजरस होने के बावजूद हमारे घरों तक जो सप्लाई है करंट की वो कैसी होती है? एसी करंट की सप्लाई होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में कन्वर्टेबल, एसी भी आसानी से डीसी में कन्वर्ट हो सकता है, डीसी भी आसानी से एसी में कन्वर्ट हो सकता है। हजार्डस की अगर बात करें तो भाई हमारा जो डीसी है वो डेंजरस है, लेकिन अगर हम बात करें एसी की तो ये और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। क्यों हो जाता है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एसी से जो शॉक मिलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट से जो हमें शॉक मिलता है वो कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है, यानी कि एक बार किसी ने पकड़ लिया तो वो पकड़ा ही रह जाता है, छोड़ नहीं पाता। वहीं अगर हम बात करें डीसी करंट की तो डीसी करंट जो शॉक देता है वो कैसा होता है? डेंजरस तो तब भी है भाई, शॉक तो शॉक ही रहेगा, लेकिन अगर हमने उंगली डाल भी ली है तो हम वापस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शॉक देगा वो कैसा होता है? वो होता है रिपल्सिव। आई होप इतनी चीज आपको समझ में अभी तक आ गई हो। हमारे घरों में अगर मैं आपसे बोल रही हूं, अभी भी मैंने आपको बताया कि हमारे घरों में सप्लाई कैसा होता है? करंट, एसी करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको बोल रही हूं कि अगर हमारी उंगली सॉकेट में चली जाती है तो वापस हम अपनी उंगली को निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे रिपल्सिव शॉक लग रहा है। रिपल्सिव शॉक लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉकेट के अंदर से डीसी करंट आ रहा है। एक तरफ मैंने आपसे बोला कि घर के अंदर जारी है सप्लाई एसी करंट की, लेकिन बाहर क्या आ रहा है? डीसी करंट आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब ये कि एसी डेफिनेटली कन्वर्ट हो रहा है किसमें? डीसी में। और कन्वर्जन तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि दोनों का एक जैसा रहता है, हो जाता है आसानी से। एसी भी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी भी आसानी से एसी में कन्वर्ट हो सकता है। तो सवाल यह है कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना ही था तो इससे अच्छा क्या होता? भले ही थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाती, हम पावर हाउस से डीसी सप्लाई ही मंगा लेते। क्या जरूरत थी एसी सप्लाई मंगाने की? जरूरत है। क्या है? गवर्नमेंट हमें जो पोटेंशियल या जो वोल्टेज प्रोवाइड करती है वो कितना होता है? 220 टू 240 वोल्ट का होता है। गवर्नमेंट से हमारे घरों तक जो वोल्टेज की सप्लाई होती है वो कितनी होती है? 220 टू 240 होती है। अब हमारे घरों में इतने अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलग अलग वोल्टेज पे काम करते हैं। वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ठीक है, एसी है, फैन है, बल्ब है, इनफैक्ट हम अपना फोन और लैपटॉप भी क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। इतनी अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। क्या सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेम वोल्टेज यूज करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपना अपना एक वोल्टेज चाहिए है काम करने के लिए। लेकिन अब क्या करें? हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है वो तो बहुत ज्यादा है, तो अब इस बहुत ज्यादा को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किसमें? कम में। तो ये जो वोल्टेज का जो कन्वर्जन है ये किसके थ्रू होता है? अगेन एक डिवाइस होती जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? गवर्नमेंट से हमारे घर में जितना भी वोल्टेज सप्लाई हो रहा है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, कौन करेगा? ट्रांसफॉर्मर करेगा। अब इस ट्रांसफॉर्मर को वोल्टेज को चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है? बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर है ना ये बेस्ड होता है किस पे? एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, हायर स्टैंडर्ड्स में हम म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ेंगे। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन इतना सुन लो कि ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि वोल्टेज को चेंज करेगा ये बेस्ड होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। और ये म्यूचुअल इंडक्शन तभी पॉसिबल है जब क्या हो? ट्रांसफॉर्मर को एसी करंट का सोर्स मिले। ये ट्रांसफॉर्मर तभी चलेगा जब करंट उसको कैसा मिलेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। इसीलिए हमें पावर हाउस से एसी करंट की सप्लाई, ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि हमें अपने घरों में जो वोल्टेज मिल रहा है उसको चेंज करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो इस वोल्टेज को चेंज करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मर चाहिए है। इस ट्रांसफॉर्मर से क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट, तब जाकर के वोल्टेज चेंज होता है। आई आपको बात समझ में? तो इस तरह से हमें मजबूरी है कि हमें वोल्टेज चेंज करना है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करने के लिए, इसलिए हमें एसी सप्लाई मंगानी पड़ती है और उसे डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है।
AC टू DC भी कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? रेक्टिफायर की हेल्प से। एक और डिवाइस होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। तो यूजुअली ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जहां पे हमें शॉर्ट वोल्टेज की ही रिक्वायरमेंट होती है, लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फ्लैश लाइट हो गई, ठीक है, या आप बोल सकते हो कोई बल्ब वगैरह हो गया, तो वहां पे हम बोलते हैं कि हम क्या यूज करते हैं? डीसी सोर्स इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर सकते हैं। और जब हमें हैवी मशीन, इनफैक्ट हमारी जो टेलीविजन वगैरह होती है ना, वो भी क्या करती है? एसी करंट को डीसी करंट में क्या कर देती हैं? चेंज कर देती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीवी छोड़ो तो करंट लग जाता है, लेकिन अपना हाथ हम अपना हटा पाते हैं। रिपल्सिव करंट होता है, ठीक है, सॉरी, रिपल्सिव शॉक होता है। क्यों होता है? क्योंकि टेलीविजन में क्या हो रहा है? ऑल्टरनेटिंग कन्वर्ट हो रहा है, किसमें? डीसी में। तो ये डीसी करंट क्या प्रोवाइड करेगा? रिपल्सिव शॉक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करती है, जो हैवी मशीनरीज होती हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, गीजर हो गया, ये सब किस पे काम करते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट पे। वहीं जो ऐसी डिवाइसेस जो कि लो वोल्टेज पे काम कर जाती हैं, उनके लिए चाहिए होता है क्या? डीसी। इसलिए एसी टू डीसी कन्वर्ट किया जाता है। एसी क्यों मंगाया जाता है? क्योंकि हमें ट्रांसफार्मर से क्या करना है? वोल्टेज चेंज करना है। आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। तो एसी और डीसी के रिगार्डिंग जो भी अभी मैंने आपको चीजें बताई हैं, आपके लेवल पे है सफिशिएंट। तो आज के हमारे इस सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। भाई हमने करंट के टाइप्स समझ में आ गए, हमने सीख ली कि एक होता है ऑल्टरनेटिंग और एक होता है डायरेक्ट। अब ये करंट बनता कैसे है, ये भी हमें सीखना है, तो वो सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।